एंटी अपोप्टोटिक BCL2 प्रोटीन्स में अपने पास डिफरेंट है, जैसे कि मैंने बताया कि BCL2, BCLXL, A1, BCLB, ये सब क्या एंटी अपोप्टोटिक है। लेकिन जो अपोप्टोसिस करवाते हैं वो कौन से हैं? बैक या फिर BH3 ओनली प्रोटीन्स के। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि सपोज अपन दहेज दे रहे हैं तो वी आर गिविंग प्यूमा के शूज, नॉक्सा, बैड, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या करा रहे हैं अपन? एपोप्टोसिस करा रहे हैं। तो दिस इज बीम, ब्यूमा, नॉक्सा, बैड, BMF। सिर्फ ये याद करने का तरीका है और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद कैस्पेस 3 जैसे एक्टिवेट का हो गया, वो क्या न्यूक्लियर लैमिन्स को डिग्रेड कराएगा, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को डिग्रेड कराएगा, फिर गोल्जी मैट्रिक्स प्रोटीन्स को क्या कराएगा? डिस्टेबलाइज कराएगा, ठीक है। और फर्दर वो किस पे ले जाएगा? एपोप्टोसिस पे। सेकेंड एक्सटेंसिव वही है कि यहाँ पे डेथ डोमेन का फॉर्मेशन होगा, एडेप्टर प्रोटीन्स आएंगे, प्रोकैस्पेस कटेगा और क्या हो जाएगा? उसका एक्टिवेट कैस्पेस बन जाएगा। जैसे एक्टिवेट कैस्पेस 8 बना, वो किसका एक्टिवेशन कर देगा? कैस्पेस 3, 6 और 7 का, ठीक है। फिर अपन ने देखा कि दोनों में सिमिलैरिटीज होती है कि वो जैसे ही क्लीव करता है बिड को, तो बिड जो है वो जाके क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके पोर का फॉर्मेशन करेगा मेम्ब्रेन में और साइटोक्रोम C को बाहर निकालेगा, ठीक है। और तो दिस इज अ क्रॉस लिंक, दैट इज कैस्पेस 8 जैसे एक्टिवेट होगा वो बिड को क्लीव करेगा और ये बनाएगा, और जैसे इंट्रिंसिक पाथवे में कैस्पेस 9 एक्टिवेट होगा वो जाके कैस्पेस 8 को एक्टिवेट करेगा। तो ये दोनों सिमिलर वे में एक के साथ चलते जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन ने देखा एपोप्टोसिस। तो समवन हैज आस्क्ड मी इन लास्ट क्लास कि मैम सी एलिगेंस का इम्पोर्टेंस है कि नहीं एपोप्टोसिस में, इज इट कंपल्सरी टू रीड दैट और नॉट। तो मैं अभी उसके बीच में 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगी, देन यू विल गेट टू नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस पाथवे इज। तो ये डायग्राम अच्छे से याद रखना। तो अपन ने जैसे देखा था कि नॉर्मल जो मैमल्स है उनमें एपोप्टोसिस कैसे होता है। तो जैसे ही साइटोक्रोम C रिलीज हुआ, साइटोक्रोम C रिलीज होकर उसने एपएफ कॉम्प्लेक्स बनाया और उसके बाद कैस्पेस 9 कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करा के उसने क्या किया? एपोप्टोसिस करा दिया। सिमिलर वे C एलिगेंस में भी होता है, जैसे कि जो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि CD4, CD3 क्या करा रहे हैं? हमारा एपोप्टोसिस करा रहे हैं। लेकिन इस एपोप्टोसिस को कौन इनहिबिट करा रहा है? CD9, ठीक है। इन द सिमिलर वे BCL2 हम पे हमारे जो कंपोनेंट्स है उसको इनहिबिट करा रहा है, जैसे कि साइटोक्रोम C को वो बाहर निकलने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरह से CD9 जो है वो C एलिगेंस में वर्क करता है कि वो प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर्स को आगे बढ़ने नहीं देता और उसको ही मैम मैम आवाज थोड़ी सी कट कट के आ रही है। अच्छा ओके, अभी ठीक है? हेलो, यस मैम। ओके, जहाँ पे है तो प्लीज बताइए देना, मैंने फिर वो फ्लो। यस मैम अभी ठीक। ओके ओके। तो अपन फिर जैसे तो सिमिलर फैक्टर अपन एक मॉडल ऑर्गेनिज्म लेते हैं जिसपे अपन चेक करते हैं कि जो काम हम पे हो रहा है वो उन पे हो रहा है कि नहीं। तो सिमिलर पाथवे भी C एलिगेंस पे देखा गया था कि CD9 इस पे एंटी एपोप्टोटिक है विच शोज सिमिलैरिटी विद BCL2, ओके। और इस BCL2 को इनहिबिट कौन करता है? बिड बैक्स की। और बिड बैक्स हमने देखा उसका रोल होता है कि वो मेम्ब्रेन में पोर का फॉर्मेशन करेगा और सारे फैक्टर्स को लेके आएगा। और BCL2 को अगर इसने हटा दिया तो आराम से हम पोर का फॉर्मेशन कर सकते हैं और साइटोक्रोम C को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी किए थे हमने। अब एक क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज द मेनली क्वेश्चंस व्हिच केम ऑन एपोप्टोसिस, ओके। तो अब इसको एक एक करके डील करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज CD9 gene appears to be a binary switch that regulates cell survival and apoptosis in nematodes. Nematodes क्या है अपना? C elegans जो अपन ने अभी देखा, ठीक है। Considering that CD9 protein can bind to and inactivate CD4, which of the following would lead to apoptosis? इसका आंसर बताओ, क्या होना चाहिए इसका आंसर? थर्ड। ओके, विथ एक्सप्लेनेशन। 3। ओके मैम CD9 मैम वो इनहिबिट करता है ना CD4 और CD3 के फंक्शन को, तो CD3 CD4 एपोप्टोसिस करवाता है ना, तो इसलिए अगर CD9 का फंक्शन लॉस हो जाएगा तो फिर CD4 CD3 एक्टिवेट हो जाएंगे और एपोप्टोसिस करवाएंगे। वेरी गुड, ठीक है।
तो इसीलिए वो पाथवे को अपन को याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपोप्टोसिस ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। In C. elegans, apoptosis is associated by CD3 and CD4 genes, which in turn are negatively regulated by CD9 and eventually by EGL1, जो कि अपन ने अभी पाथवे में देखा। When compared to mammals, functionally similar homologue has been identified, according to which one of the following statements is not correct. जो पहला वाला डायग्राम है उसको ये रिकॉल करो कि कौन सा किससे रिसेंबल करता है, विद एक्सप्लेनेशन बताना। एनीवन? सिर्फ अपन को रिसेंबल बताना है कि जो मैमल्स में एपोप्टोसिस फैक्टर्स हैं वही सेम सी एलिगेंस में, लेकिन कौन कौन से फैक्टर रिसेंबल करते हैं। हेलो, एटलीस्ट ट्राई, नहीं आएगा तो आई विल एक्सप्लेन। मैम फोर्थ ही है, CD4 जो होता है वो APAF1 से करता है। ओके, हाँ, गुड। तो बेसिकली जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा कि CD9 जो है एंटी एपोप्टोटिक है विथ BCL2 एंटी एपोप्टोटिक, तो ये इससे रिसेंबल करेगा। लेकिन CD4 और CD3 अपन ने क्या देखा था, प्रो एपोप्टोटिक है, तो जो कि APF1 और कैस्पेस 3 से रिसेंबलेंस देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है कि वो CD4 resembles to the caspase 9, but which is not true. It resembles with APF1. Okay. Next question. The cell death pathway in C. elegans can be schematically represented as. ठीक है, तो अपन देख चुके नॉर्मल पाथवे CD4 CD3 एपोप्टोसिस करा रहा है, लेकिन CD9 इसको इनहिबिट करा रहा है। तो बेस्ड ऑन द अबव, which one of the following statement is true? सेकंड। ओके, क्यों? मैम क्योंकि CD9 जो है वो CD4 CD3 के फंक्शन को इनहिबिट करता है, तो एपोप्टोसिस नहीं होगा। पर वही जो सेम अगर इसमें इनएक्टिवेशन हो जाएगा CD9 का, तो फिर एपोप्टोसिस होगा। हाँ, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर लॉस ऑफ फंक्शन हो गया, अगर CD9 जो कि अपना नॉर्मल काम करता है कि एपोप्टोसिस नहीं होने देता, अगर उस पर म्यूटेशन हो जाएगा तो CD4 और CD3 कंटिन्यूसली एक्सप्रेस करते रहेंगे, और इसकी वजह से जो सेल को मरने, मतलब प्रोग्राम सेल डेथ में नहीं जाना है, वो तब भी क्या जाएंगे, एपोप्टोसिस कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए CD9 का अगर लॉस ऑफ म्यूटेशन हुआ या फिर लॉस ऑफ फंक्शन हुआ CD9 में, देन इट वुड लीड टू एक्सेसिव सेल डेथ, ठीक है, क्लियर। अब देखो, मैंने इसका बताया था कि कैस्पेस का क्यों याद करना इतना इम्पोर्टेंट है, कि कौन कौन सी फैमिली में कौन से एपोप्टोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ सम प्रोटीन्स दैट आर BCL2, BCLXL एंड BAX एंड A1, विच ऑफ द प्रोटीन्स इज और आर नॉट एंटी एपोप्टोटिक, ठीक है। तो जैसे अपन ने देखा कि BCL2, BCLXL और BAX ये सब क्या है, एपोप्टोटिक फैक्टर्स है, लेकिन नॉट पूछा है, तो A1 जो है अपना वो क्या है, एपोप्टोटिक फैक्टर शो नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे अपन मैम A1 तो एंटी एपोप्टोटिक है ना वो? हाँ, एंटी एपोप्टोटिक है, तो नॉट पूछा है ना। तो बैक्स होगा क्या मैम? वो प्रो एपोप्टोटिक होता है। हाँ, बैक्स प्रो एपोप्टोटिक है। Which of the proteins is or are not anti apoptotic? अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है। जो एपोप्टोसिस क्या नहीं करने दे रहा है, ठीक है,
नॉट एंटी एपोप्टोटिक। समझ में आया क्वेश्चन? यस मैम। आया? हाँ, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तब क्लियर होगा। लेकिन वो एग्जाम में अपन एकदम प्रेशर में रहते हैं तो वो चीज़ में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कि नॉट एंटी एपोप्टोटिक पूछा है, वेर इज बैक्स जो है वो अपना क्या है, प्रो एपोप्टोटिक है, तो इट मीन्स इट इज नॉट एंटी एपोप्टोटिक, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डी ओनली। वेर एज BCl2, BClXl और A1 क्या कराते हैं अपना, एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर्स है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एंटी एपोप्टोटिक BCl2 प्रोटीन्स BCl2, BClXl और A1 यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये सब क्या एंटी एपोप्टोटिक है। और जो प्रो एपोप्टोटिक है बना जाता है बैक्स, बैक, बॉक, बीम, प्यूमा, नॉक्सा, बैट, टीबिड। ठीक है, तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसको रिमेंबर करना। यहाँ तक सबको क्लियर है? इसके पहले कुछ भी डाउट है किसी को? फिर अपन आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के लिए। नहीं है तो आगे बढ़ूं? नो मैम, नहीं है। ओके, यस मैम। ठीक है, तो अपन ने एपोप्टोसिस पढ़ लिया कि एपोप्टोसिस कैसे होता है, कैसे सेल्स में ब्लैबिंग आती है, कैसे साइटोक्रोम C बाहर निकलता है। ठीक है, अब उस चीज़ को अपन को क्या करना है, प्रैक्टिकली देखना है, आई मीन एक्सपेरिमेंटली देखना है इसको। तो जब भी हमको एपोप्टोसिस देखना है कि कैसे सेल्स पे एपोप्टोसिस हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स आ रहा है, क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, कैसे DNA में फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, तो ये सब के लिए अपन क्या करते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और जो मेन स्पेसिफिकली टेक्निक है एपोप्टोसिस को चेक करने के लिए, दैट इज योर फ्लो साइटोमेट्री। ठीक है, तो फ्लो साइटोमेट्री में अपन क्या करते हैं, फैक्स देखते हैं, फैक्स उसके बाद टनल ऐसे, एलेक्सिन 5 स्टेनिंग, और क्या देखते हैं अपन, कैस्पेज डिटेक्शन। ठीक है, तो अब जैसे फ्लो साइटोमीटर एप्लीकेशन है, जैसे उसमें कौन कौन से, सेल काउंटिंग है, सेल सॉर्टिंग है, सेल्स DNA क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं अपन, ये सारे एप्लीकेशंस है जो अपन फ्लो साइटोमीटर से देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ऐसा क्या होता है कि लाइव सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं फ्रॉम डेड सेल्स। तो सर्टेन पैरामीटर्स हैं ऑफ एपोप्टोसिस जो कि जैसे कि लॉस ऑफ मेम्ब्रेन एसिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल, अपनी जो मेम्ब्रेन है वो बहुत सारे डिफरेंट लिपिड से बनी हुई रहती है, जो कि तुम लोग सेल मेम्ब्रेन में पढ़े होगे कि फॉस्फेटाइल इथेनॉल अमीन, सीरीन, ठीक है, कोलिन, तो ये सारे जो है वो मेम्ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट लिपिड से बने रहते हैं। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि हमारा जो मेम्ब्रेन है वो क्या है, एसिमेट्रिकल है। तो अगर लॉस ऑफ मेम्ब्रेन एसिमेट्री हुआ तो दैट मीन्स वहां पे क्या होगी, एपोप्टोसिस होगी। क्लियर? वैसे ही क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ प्रो एपोप्टोटिक BCl2 प्रोटीन्स। तो जैसे मैंने बताया कि BCl2 में अपने पास दो चीजें, एक तो वो एंटी एपोप्टोटिक फैमिली का भी है और दूसरा क्या है, प्रो एपोप्टोटिक का भी है। तो अगर एक्टिवेशन हो गया प्रो एपोप्टोटिक BCl2 प्रोटीन्स का, तो ये सारे पैरामीटर्स जो है उससे अपन डिसाइड करते हैं कि एपोप्टोसिस में सेल्स जा रहा है कि नहीं। तो कैस्पेज एक्टिवेशन, लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड रिलीज ऑफ साइटोक्रोम C, इंक्रीज इन सबजीवन पॉपुलेशन, न्यूक्लियर कंडेंसेशन, DNA फ्रेगमेंटेशन एंड सेल मेम्ब्रेन ब्लैबिंग। ब्लैबिंग में मतलब सेल ऐसे फूल जाता है, दैट इज योर ब्लैबिंग। ठीक है, क्योंकि अंदर सब कुछ मतलब कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो गया, फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हो गया, तो मतलब सेल फटने वाला है, और फट के वो क्या करने वाला है, सारे ऑर्गेनल्स को बाहर फेंकने वाला है। जैसे यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, सारी जो अंदर डेड सेल्स क्या करते हैं, सारे जो अपने अंदर के ऑर्गेनल्स है उसको बाहर फेंक देते हैं, एक बार वो प्रोग्राम सेल डेथ पे चली गई। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना जो मेजर क्राइटेरिया यूज होता है टू डिटरमाइन द वायबिलिटी ऑफ सेल्स। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया। फर्स्ट वन इज योर मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एसे। तो उस एसे में अपन क्या करते हैं कि फ्लोरेसेंट डाइज का यूज़ करते हैं, जैसे कि एलेक्सिन 5A ऐसे, उसका अपन डिटेल पढ़ेंगे। इससे अपन क्या कर सकते हैं, मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से लाइव सेल्स है और कौन से डेड सेल्स हैं। ठीक है, फिर फंक्शनल ऐसे में अपने पास क्या क्या है, MTT है, क्रिस्टल वॉयलेट है। ठीक है, फिर या फिर अपन इसको टैग कर सकते हैं, जैसे 3 हाइड्रोजन थायमिडीन या फिर यूरासिल से, ब्रोमीन डीयूरासिल से। ठीक है, जो कि थायमिन का एनालॉग होता है। फिर या फिर DNA लेबलिंग ऐसे कर सकते हैं, जिसमें फ्लोरेसेंट कॉन्जुगेट बना सकते हैं अपन किसी सेल के साथ, या फिर अपन उसको माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, जो कि अपन क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं। जैसे मैंने बताया कि ब्लैबिंग हो गई,
क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो गया, तो उसकी सेल की मॉर्फोलॉजी में भी चेंज आने लगता है। तो उस चेंज को अपन किससे डिटरमाइन कर सकते हैं? माइक्रोस्कोप से। दूसरा कैस्पेस 3 का डिटेक्शन कर सकते हैं अपन, उसके टैग स्पेसिफिक एंटीबॉडी डाल दिए या फिर उसके स्पेसिफिक टैग प्राइमर्स डाल दिए, जिससे अपन को पता चल गया कि ओके कैस्पेस 3 एक्टिवेटेड है। तो या फिर अगर किसी पाथ क्लीवेज ऐसे है, तो ये सब अपन मॉर्फोलॉजिकली उसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे अपन थोड़े ही ऐसे को डील करेंगे। तो अब अपन को अगर फ्लोरेसेंट स्टेनिंग करना है, तो उसके लिए अपने पास बहुत सारे डाइज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो डाइज होती है डापी से अपन स्टेन करती है सेल्स को, और वो किसी वेवलेंथ पे, जैसे अगर अपन एक्साइटेशन वेव्स देते हैं और वो एमिशन वेव में अगर वो एक्साइट होती है तो वो कलर शो करता है। तो वैसे ही डिफरेंट फ्लोरेसेंट डाइज होते हैं, ठीक है, जो कि अपना अपना फ्लोरेसेंस देते हैं एट डिफरेंट वेवलेंथ। तो अपने पास कुछ है डाइज। मैम रिपीट कर दीजिए मैम, आवाज जा रही है। ओके, कहाँ से? हेलो चंचल, कहाँ से रिपीट करूँ? मैम डेपी से वो मैम। स्टेनिंग के बाद, डेपी के बाद से। ओके। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, मैं डिटेल और बताऊंगी कि जैसे ही अपन सेल जो है अपना नॉर्मल सेल स्ट्रेस पे गया तो कुछ फैक्टर्स वो रिलीज करता है, जो कि अपन एपोप्टोसिस में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि सेल एपोप्टोसिस में जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डापी लेते हैं, हॉर्शेस 33342, पीआई स्टेनिंग करते हैं, एक्रिडिन ऑरेंज, एनेक्सिन 5 और FITC। ये सब सारी जो डाइज है वो किसको स्टेन करते हैं? सेल के अंदर में जो एपोप्टोसिस फैक्टर्स हैं उसको स्टेन करते हैं, ठीक है। और भी फैक्टर्स हैं जो कि नॉन फ्लोरेसेंट टेक्निक में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि ट्राइटन ब्लू, मिथाइलिन ग्रीन और हिमेटोजाइलिन इओसिन। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि नॉन फ्लोरेसेंट स्टेनिंग करते हैं। बाकी जो हम फ्लोरेसेंट डाइज जहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं फ्लोरेसेंट स्टेनिंग टेक्निक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो बहुत सारे मैकेनिकल रेगुलेशन होते हैं एपोप्टोसिस के, ये मैं स्लाइड में रख देती हूँ, ये तुम लोग पढ़ना अच्छे से। तो सबसे पहले जो एपोप्टोटिक मार्कर्स होते हैं, तो उसमें जो भी हेल्दी सेल्स हैं वो एपोप्टोसिस पे जाते हैं, ठीक है। तो कैसे जा रहे हैं? जैसे कुछ भी एक्टिवेटेड कैस्पेज है, ठीक है हमारे पास, तो जो एक्टिवेटेड कैस्पेज है उसको मैंने बताया था कि इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। उसको अपन वेस्टर्न ब्लॉट कर सकते हैं, या फिर उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगर हम डालिए तो हमको पता चल जाएगा कि कैस्पेज 3 है सपोज हमारा प्रो एपोप्टोटिक फैक्टर, उसके अगेंस्ट हमने एंटीबॉडी डाल दी और उसके बाद हमने उसका क्या किया, एक्सप्रेशन में देखा वेस्टर्न ब्लॉट के थ्रू या फिर इम्यूनो प्रेसिपिटेशन के थ्रू, तो हमको पता चल गया कि हाँ हमारी जो ये ड्रग है वो काम कर रही है और इस सेल को मार रही है, क्योंकि इस पे कैस्पेस एक्टिवेट हो गया है। और एक्टिवेशन भी ऐसा होना चाहिए कि प्रोग्राम सेल डेथ होना चाहिए, वो किसी स्ट्रेस के कारण सेल की डेथ नहीं होनी चाहिए, फिर दैट इज अवर एक्सपेरिमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि वो नेक्रोसिस के कारण मर रहा है, वो खुद के अंदर प्रोग्राम सेल डेथ से नहीं जा रहा है, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रियल परमिलाइजेशन के लिए अपन यूज करते हैं साइटोक्रोम C इम्यूनोस्टेनिंग, जो कि मेजर करता है कि कैटायनिक डाई या फिर उसका माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। फिर अपना मेम्ब्रेन अल्टरेशन है, तो ये सब अपना क्या अर्ली एपोप्टोसिस, जैसे हेल्दी सेल से अगर अपन लेट तक जा रहे हैं तो ये सब बहुत सेंसिटिव एसेस होते हैं जो कि अर्ली से मिड से लेट एपोप्टोसिस सेल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन अगर मिड से लेट एपोप्टोसिस में अपन को डिटेक्शन करना है तो फिर एनेक्सिन Y5 इज द बेस्ट टेक्निक टू लाइक स्टेन द सेल्स, स्पेसिफिकली फॉस्फेटिडाइलसीरीन। देन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अगर अपन को आइडेंटिफाई करना है, देन वी विल गो फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्लैबिंग, साइटोप्लाज्मिक रिडक्शन एंड ऑल्सो विथ सर्टेन न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, ओके। अब इसको एक एक करके अपन डील करते हैं। तो बेसिकली फ्लो साइटोमेट्री है क्या? तो फ्लो साइटोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जो कि एग्जामिन करती है कि सेल्स जो है वो कौन कौन से फेजेस में है, या फिर सेल्स जो हैं वो एपोप्टोसिस में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, ठीक है। तो फ्लो साइटोमेट्री में 3 मेन सिस्टम्स होते हैं अपने पास, एक होता है फ्लूइडिक्स, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। इसको यहाँ पे अपन डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले आता है अपना फ्लूइडिक सिस्टम। फ्लूइडिक सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जैसे अपन ने फ्लो साइटोमेट्री में अपन ने सेल्स डाल दिए,
ठीक है, इसको टैग कर दिया। किससे टैग कर दिया? अपन ने जितने भी फ्लोरेसेंट डाइज देखे, FIT से टैग कर दिया या फिर प्रोपियम आयोडाइड से टैग कर दिया। तो जब हमने ये सब कुछ सेल्स को लिया, मैंने इस सेल्स को डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स भी दिए। सपोज अपन ले लेते कोई भी कैंसर सेल्स, ठीक है। अब उस कैंसर सेल्स को सपोज अपन कुछ भी, जैसे करक्यूमिन है ना, करक्यूमिन है तो करक्यूमिन किस पे प्रेजेंट रहता है? हल्दी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अपन एक हाइपोथेसिस दिए कि मेरा जो हल्दी है वो कैंसर सेल को मारता है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस तो हमने दे दी, लेकिन अब अपन को उस हाइपोथेसिस को प्रूव करना है। तो उसको प्रूव कैसे करेंगे? जब अपन सेल को ग्रो कराएंगे अपने लैब पे, और लैब में ग्रो कराने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस में अपन ने करक्यूमिन दे दिया। सपोज इसको 5 माइक्रोमोलार दे दिया, 10 दे दिया, ठीक है। अब उसको देने के बाद अपन देखेंगे कि वो जो हमारा हल्दी है वो कितना सेल्स को मार रहा है, ठीक है। जो कैंसर सेल्स है उसको मार भी रहा है कि नहीं मार रहा है। तो अब जब हमने इसको ट्रीटमेंट दे दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद हम क्या करते हैं? उसको टैग करते हैं। टैग करते हैं इन द सेंस कोई भी एंटीबॉडी से टैग करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज जो कि लेबल्ड होती है और जो कि क्या करती है? फ्लोरेसेंस देती है। एक बार अगर वो फ्लोरेसेंस देती है तो हम उसको क्या करते हैं? फ्लो साइटोमेट्री से देखते हैं कि वो कौन से स्टेजेस में है, या फिर कौन से स्टेजेस में, या फिर वो कितने एपोप्टोसिस में जा रहे हैं कि नेक्रोसिस में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आओ, अब ये क्या है कि जो फ्लूइडिक सिस्टम है, यहाँ पे क्या हुआ? हमने यहाँ पे सॉल्यूशन डाल दिया अपना, सेल्स का सॉल्यूशन, जो हमने इसको डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट्स से दिया था। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेल का अपना सॉल्यूशन डाला तो मेरे सेल्स यहाँ पे क्या है? कंटिन्यूस फ्लो होने लग गए, कंटिन्यूस फ्लो होने लगे। और मैंने यहाँ से क्या किया? लेजर बीम पास किया। लेजर बीम पास करने में क्या होता है? एक एक सेल्स जो है, एक एक सेल्स पे जब ये लेजर बीम पास होता है तो वो क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स में हमको बताता है कि कौन कौन से सेल्स अपन को मिले हैं, और उस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं सेल सॉर्टिंग। तो बेसिकली जो अपना फ्लूइडिक सिस्टम है वो एक प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट होता है। दैट प्रिंसिपल इज नोन एज हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग। एंड व्हाट डज दैट मीन? हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग मीन्स ये सारे जितने भी हमारे सेल्स जा रहे हैं वो इससे चिपके ना, मतलब ये जो हमारा एक सेकेंड, हाँ, ये जो हमारा ट्यूब है, ट्यूब की साइड से उसको वो चिपके ना, वो सिर्फ कहाँ पे रहे? बीच में है। हेलो, आई एम ऑडिबल ना? यस मैम। ओके, तो वो जाके से चिपके ना, ये क्या है? सेल्स जो है वो बीच में ही चलते रहे, एक लाइन में ही चलते रहे, तभी जो हमारी लेजर बीम है वो एक एक सेल को पकड़ पाएगी, ठीक है। और हम चाहते हैं क्योंकि हमको एक एक सेल का जानना है कि वो कौन से स्टेज में, वो एपोप्टोसिस में जा रहा है कि नहीं। लेकिन अगर यहीं पे अगर क्लम्प का फॉर्मेशन हो गया तो वो एक एक सेल्स को लेजर बीम लाइट डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और हमको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग का प्रिंसिपल ये बोलता है कि जितने भी जो सेल्स है वो सीधे लाइन में नीचे जाना चाहिए, एक भी सेल्स चिपकने नहीं चाहिए ट्यूब से। इट शुड बी इन द फ्लो, ताकि एक एक सेल जो है वो लेजर बीम से टकराए और हमको सही रिजल्ट दे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर देखो तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि अपन कैंसर सेल को ट्रीटमेंट दे दिए कोई भी ड्रग से या फिर कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट से, तो अपन को पता चल जाएगा कि कौन से कंसंट्रेशन में वो सेल्स को मार रहा है। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे किसी को ल्यूकेमिया है या फिर हिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, तो अपन क्या करते हैं कि इसको फ्लो कराते हैं, ब्लड फ्लो कराते हैं इस पे, और अपन फोकस करते हैं कि कौन कौन से वाइट ब्लड सेल्स है, कितना काउंट आ रहा है। और किसी को ब्लड कैंसर है तो उनमें जो फैक्टर्स है ब्लड कैंसर के, तो उस पर कौन कौन से मार्कर्स अपन को शो हो रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर अपना जो ब्लड सेल्स है वो कितने सारे फैक्टर से बनता है, ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इस्नोफिल्स होते हैं। तो ये जो है तो वो कहीं एक जगह सेग्रीगेट तो नहीं हो रहे, इसका नंबर कितना है, ऑल्दो हमको सीबीसी काउंट में पता चल जाता है, लेकिन अगर अपन को फिर भी डिफरेंट करना है कि अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है तो भी अपन क्या करते हैं? फ्लो साइटोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फ्लूइडिक सिस्टम। किसका? फ्लो साइटोमेट्री का। दिस इज fluidics part, okay. Transport cells in a stream to the laser beam of interrogation, okay. Next अपन आते हैं ऑप्टिक्स में, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द सेम कि अपन ने क्या किया, एक फ्लूइड है जिसमें अपन जैसे कि बना दिए, सेल्स को रख दिए, डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट ट्रीटमेंट दे दिए।
अब यहाँ से अपन ने अपना सैंपल लोड कर दिया, ठीक है। इसको पहले स्टेन कर लेते हैं अपन कोई भी एंटीबॉडी से, जैसे FITC है या फिर PI स्टेन कर लेते हैं। फिर ये क्या करता है, हाइड्रोडायनेमिक्स प्रिंसिपल के थ्रू सारे सेल जो हैं वो एक ही लाइन पे आएंगे, ठीक है। इट शुड नॉट बी कि कोई सेल्स यहाँ जा रहे हैं, कोई सेल्स यहाँ जा रहे हैं, या फिर कोई सेल्स एग्रीगेट बना दे रहे हैं। दिस शुड नॉट हैपन हियर, वरना हमारा रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो जैसे ही हमने इसको पास किया, यहाँ से एक एक लेजर बीम पास होती है, और लेजर बीम पास होने के बाद जैसे मेरा सेल है तो लेजर बीम पास होगी, कुछ लेजर बीम यहाँ पे स्कैटर हो जाएगी, कुछ यहाँ पे स्कैटर हो जाएगी, और कुछ जो है वो सीधा चली जाएगी। तो जो सीधा चली जाएगी इसको अपन क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड स्कैटरिंग, ठीक है। और कुछ जो सेल्स है वो साइड में चली जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, साइड स्कैटरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं सेल्स यहाँ पे अगर मैं अपनी लेजर बीम को पास करवा रही हूँ तो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड स्कैटरिंग, और इससे मुझे पता चलेगा कि मेरे सेल का साइज कितना है, ठीक है। अगर जो बीम से वो बहुत ज़्यादा स्कैटर कर रही है, बहुत ज़्यादा स्कैटर कर रही है, मतलब मेरा सेल उतना ही बड़ा होगा, है ना। लेकिन अगर मेरी जो बीम है वो एकदम स्पेसिफिकली सीधा सीधा स्कैटर कर रही है तो मतलब मेरे सेल का साइज छोटा है। क्लियर यहाँ तक। अब इसी में एक और एक कंसेप्ट है, जैसे कि मेरा सेल है ना। अगर यहाँ पे बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, साइड स्कैटरिंग करेगा, इस ग्रैन्यूल्स के थ्रू साइड स्कैटर करेगा। और इसके थ्रू जो सामने से मेरी जा रही है, दिस इज फॉरवर्ड स्कैटरिंग। इससे हमको क्या पता चलेगा, सेल का साइज पता चलेगा कि मेरी सेल की साइज छोटी है या बड़ी, ठीक है, थ्रू फॉरवर्ड स्कैटरिंग। लेकिन अगर मैं साइड स्कैटर करूँ यहाँ से अंदर ग्रैन्यूल्स पर, तो इससे मेरे को पता क्या चलेगा कि मेरी ग्रैनुअलिटी कितनी है, मतलब WBC लिम्फोसाइट्स ग्रैनुलोसाइट्स कितने प्रेजेंट्स हैं। क्लियर। अब इसी में अपन एक ये फैक्टर देखते हैं, विच इज ओके। एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले। इन ऑर्डर टू सेपरेट रेड वाइट ब्लड सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड। बताओ। सब सो गए क्या? हेलो, am I audible? हेलो, यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ। अगर नहीं समझ आ रहा है कहीं पे तो वो भी पूछो। यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर बताओ। इन ऑर्डर टू सेपरेट रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट और पढ़ लेते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, फैक्स, तुम लोग को शायद कंफ्यूजन लग रहा है कि फैक्स क्या होता है। तो इट इज नथिंग बट फ्लोरेसेंट एसोसिएटेड सेल सॉर्टिंग। ठीक है, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट में अपन आते हैं ऑप्टिक्स। ठीक है, तो पहले अपन ने देख लिया कि उसका डायनामिक कैसा है, उसके बाद ऑप्टिक्स। तो जो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बताया कि एक एक सेल से जब लेजर बीम पास हो रही है तो वो साइड स्कैटर दे रही है विद यहाँ पे जितने भी ग्रैनुल्स प्रेजेंट है, और जो फॉरवर्ड स्कैटर दे रही है वो क्या मेजर करती है, सेल के साइज को मेजर करती है। ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ पे सेल्स में लेजर बीम पास हो रही है, सपोज यहाँ से यहाँ पे नीचे से पास हो रही है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस पे पास होती है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, और उसके बाद हमको एक रिजल्ट मिलता है जो कि अपन आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो फॉरवर्ड स्कैटर में क्या होता है कि जो साइज है सेल का, अगर स्मॉलर सेल है तो वो क्या करेगा, लेस स्कैटर करेगा, मतलब यहीं तक स्कैटर कर जाएगा। लेकिन जो लार्जर सेल है तो उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी, तो मतलब ये सेल बड़ा हो गया है ना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, वैसे अगर साइड से स्कैटर हो रहा है तो अपन को पता चलेगा कि उसकी ग्रैनुअलिटी कितनी है या फिर सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आते हैं कि डॉट प्लॉट। अपन ने अपनी स्कैटरिंग की बातें कर ली कि ये सेल्स यहाँ से स्कैटर हो रहा है, साइड स्कैटर कर रहा है, फॉरवर्ड स्कैटर कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो रिजल्ट क्या दे रहा है अपन को, तो रिजल्ट ये दे रहा है। अपन को पता है कि
इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, रेड ब्लड सेल्स के, हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, तो वहाँ पे बहुत सारे ग्रैनुलर साइट्स प्रेजेंट होते हैं, मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये सब के अलावा कुछ डेब्रिस भी तो मिलेगी, ठीक है। तो ये सब फ्लोरोसेंट टैग है, इसलिए यहाँ पे वो येलो कलर दे रहा है, रेड कलर दे रहा है, डिफरेंट वेवलेंथ्स के ब्लू कलर्स दे रहा है, ठीक है। तो दिस इज एफएससी इज योर फॉरवर्ड स्कैटरिंग, दिस इज योर साइड स्कैटरिंग। तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, डॉट प्लॉट के थ्रू अपन देखते हैं, तो देखो फॉरवर्ड स्कैटरिंग में क्या होता है, इस रीजन में इसको जब अपन देखेंगे तो यहाँ पे जनरली अपन को डेब्रिस मिलेगी, क्योंकि ये 0 के पास है, तो इसलिए अपन को ना साइड स्कैटरिंग कुछ हो रही है ना फॉरवर्ड स्कैटरिंग कुछ हो रही है, दिस इज एट द 0। तो यहाँ पे अपन को क्या मिल रही है, डेब्रिस। लेकिन जैसे जैसे अपन फॉरवर्ड स्कैटरिंग की तरफ जाते हैं, फॉरवर्ड स्कैटरिंग मतलब सेल का साइज डिटरमाइन करते हैं अपन फॉरवर्ड स्कैटरिंग से, तो अपन को पता चलता है कि ओके यहाँ पे लिम्फोसाइट्स है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लिम्फोसाइट्स है, मोनोसाइट्स है, ठीक है, जैसे जैसे अपन और आगे बढ़ रहे हैं तो साइड स्कैटरिंग भी हो रही है। साइड स्कैटरिंग मतलब ग्रैनुअलिटी पता चल रही है या फिर अपन को कॉम्प्लेक्सिटी पता चल रही है। तो कॉम्प्लेक्सिटी पता चल रही है तो आपको पता चल रहा है कि मोनोसाइट्स में ज़्यादा ग्रैनुअलिटी नहीं रहती है, लेकिन इसके साइज जो है हल्के से बड़े होते हैं थ्रू इन कंपेयर टू लिम्फोसाइट्स। तो यहाँ पे इसलिए अपन को मोनोसाइट्स मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अपन और आगे बढ़ते हैं, साइड स्कैटर मतलब क्या होता है, साइड स्कैटर में ग्रैनुअलिटी अपन को मिलती जाएगी, इसलिए यहाँ पे ग्रैनुलोसाइट्स का नंबर ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे फ्लो साइटोमेट्री अपन को हेल्प करती है टू डिटरमाइन इन नोइंग द ग्रैनुअलिटी ऑफ द ब्लड सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट अपन आते हैं सेल सॉर्टिंग। यहीं पे जो क्वेश्चन था दैट इज फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। तो फ्लोरोसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग में क्या होता है, जैसे हमने सेल डाला, सेल डालने के बाद क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के यहाँ पे सेल्स रहते हैं अपने पास, ठीक है। तो अपन जैसे मैंने पहले भी बताया कि इसको अपन को क्या करना पड़ता है, टैग करना पड़ता है। तो टैग किससे करते हैं, उसको डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज, या फिर ये जो एंटीबॉडी है वो टैग रहती है डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरोसेंस से। अब जैसे यहाँ पे लेजर बीम पास हुई तो इनके पास कुछ चार्ज प्रेजेंट रहता है, जैसे इसके पास अगर सपोज पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, ग्रीन वाला सपोज न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो इस चार्ज के बेसिस में यहाँ पे लगे रहते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। सपोज ये नेगेटिव है और ये सपोज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो अगर मैंने इसको चार्ज दिया पॉजिटिव को, पॉजिटिव चार्ज दे दिया मैंने ब्लू वाले को, तो जैसे ही मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो वो जाके अटैच किससे होगा, नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड से। तो जब ये अटैच हो गया तो मेरा ये जो है सेल सॉर्टिंग मतलब हम इसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में जाके सेपरेट कर रहे हैं। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे ब्लू वाले में। वैसे ही मैंने इसको क्या दिया, इसको मैंने नेगेटिव चार्ज कर दिया रेड वाले को, तो ये पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड से बाइंड होगा और दूसरे ट्यूब में चला जाएगा विच इज रेड। वैसे ही मैंने यहाँ पे इसको न्यूट्रल कर दिया, न्यूट्रल मतलब कुछ भी चार्ज नहीं लगा तो वो इस पे चला गया। तो ऐसे हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाई से लेबल करते हैं, और लेबल करने के बाद वो सेल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाते हैं। सपोज ये G1 में है, सपोज ये बाद में डिसाइड होगा कि कौन सा G1 G0 में है, क्योंकि उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे व्यू भी देख सकते हो कि इसमें अपन ने एंटीबॉडी टैग कर दी अपने सेल्स पे पर्टिकुलरली, और फिर इसका क्या किया, लेजर से किया, लेजर किया तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग हुआ, साइड स्कैटरिंग हुआ, फिर डिटेक्टर में उसने डिटेक्ट किया फ्लोरोसेंट डाइज को डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पे अपने पास इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे रहते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव नोड्स के होते हैं। तो जैसी सेल्स अगर नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव से अटैच हो जाएगा, और पॉजिटिव में अटैच होकर पॉजिटिव सैंपल पे चला जाएगा, और जो बिल्कुल भी अटैच नहीं, कहीं पे भी नहीं जा रहा है, दैट विल बी अवर नेगेटिव सैंपल, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं अपन, ये हो गया अपना सेल सॉर्टिंग। सेल सॉर्टिंग में दूसरी चीज़ होती है गेटिंग होती है। जैसे कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी ग्रैनुअलिटीज आ जाती है, बहुत सारी क्या आ जाती है, डेब्रीज आ जाती है। तो हमको वो डेब्रीज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ अपना सपोज लिम्फोसाइट्स चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, गेटिंग के थ्रू उस पर्टिकुलर रीजन में, जैसे कि एक लेजर बीम जब अपन देते हैं किसी भी सेल को, तो जो अपन को ये ग्राफ मिलता है, तो ग्राफ में क्या होता है, अनवांटेड डेब्रीज भी मिल जाती है, लेकिन अपन को क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ फ्लोरोसेंट टैग्ड लिम्फोसाइट्स चाहिए। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे गेटिंग करते हैं या फिर एक पर्टिकुलर रीजन पे, जैसे ये सेल का क्लम्प फॉर्मेशन हो गया, इसलिए मैंने बोला था कि सिंगल सेल
अपन को बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको क्लम्प नहीं चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने लेजर बीम पास किया थ्रू द सेल क्लम्प, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ मिलने लगे, ठीक है। अब इसी डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ में अपन क्या करना है, जो सेल जो क्लम्प्ड है उसको हटा के एक पर्टिकुलर सिंगल सेल लेना है। इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, गेटिंग। क्या बोलते हैं, गेटिंग, ठीक है। तो गेटिंग में क्या, जो पर्टिकुलर हमको डिजायर्ड प्रोडक्ट है वही मिलता है, और जो अनडिजायर्ड है वो हम उसको हटा देते हैं। कैसे, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ट्रांजिट टाइम में उस लेजर बीम को पास करके हम क्या करते हैं, गेटिंग के थ्रू वो पर्टिकुलर लिम्फोसाइट्स को अलग कर देते हैं, जिससे हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, मैंने इतनी सारी बातें कर दी कि फ्लोरेसेंस क्या है, ये फ्लोरेसेंस को टैग कराओ, इसकी एंटीबॉडीज उस स्पेसिफिक सेल्स पे डालो। लेकिन अब FITC क्या है, विच इज फ्लोरेसेंट आइसोथायोसाइनेट। तो FITC जो है डिफरेंट बीम में एक्साइट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट बीम में जब एक्साइट होता है, तो जैसे सपोज इसका एमिशन पिक है, इसने किसी डिफरेंट वेवलेंथ में एब्जॉर्बेंस दी, और उस एब्जॉर्बेंस पे अगर FITC है या फिर फाइकोइरिथ्रिन, ये भी एक डाई है, ये सारे डाइज जो है डिफरेंट वेवलेंथ में एक्साइटेशन एमिशन देते हैं, और उसी एक्साइटेशन एमिशन से हमको डिफरेंट डिफरेंट सेल्स मिलते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे FITC रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, फाइकोइरिथ्रिन, तो जो सेल्स फाइकोइरिथ्रिन को लेंगे वो मुझे यहाँ मिल जाएंगे, जो सेल्स FITC को लेंगे वो सेल्स मुझे यहाँ मिल जाएंगे, जो फाइकोइरिथ्रिन और FITC दोनों को नहीं लेंगे वो सेल्स मुझे यहाँ मिल जाएंगे, जो फाइकोइरिथ्रिन और FITC दोनों को ले लेंगे वो सेल्स मुझे यहाँ मिल जाएंगे। तो दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर होती जाएंगी। तो जब हम ये स्टेज पे लेंगे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, तो यहाँ पे अपन को डिफरेंट ग्राफ में डिफरेंट डिफरेंट एमिशन और एक्साइटेशन फ्लोरेसेंट डाई मिली, ठीक है। अब जो अपन ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्लो साइटोमेट्री से, तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि उसकी फॉस्फोलिपिड में क्या चेंजेस आ रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल का श्रिंकेज, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, DNA फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन में कुछ चेंज आया, सपोज सेल मेम्ब्रेन है अपने पास, यहाँ पे जो सेल का मेम्ब्रेन है उसमें फॉस्फोडिडिल सीरीन नाम का एक क्या होता है, फैटी एसिड्स कॉन्जुगेटेड विद ग्लिसरॉल एंड फॉस्फेट, ठीक है। तो अगर फॉस्फोडिडाइल सीरीन जो है वो अंदर रहता है, लेकिन जैसे ही सेल एपोप्टोसिस में जाता है वो क्या करता है, फ्लिपेज के थ्रू, फ्लिपेज एक ट्रांसपोर्टर है अपने सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है, फॉस्फोडिडाइल सीरीन को आउटर मेम्ब्रेन में ले जाता है। तो ये अपना क्या है, फॉस्फोडिडाइल सीरीन है जो नॉर्मल कंडीशन में अंदर रहता है, लेकिन जैसे ही सेल एपोप्टोसिस इंड्यूस होता है तो ये फॉस्फोडिडाइल सीरीन बाहर आ जाता है, और इसको सेल को बोलते हैं नाउ आई एम गोइंग इन एपोप्टोसिस। तो यही इसी टाइम पे हम क्या करते हैं, इसका इंक्यूबेशन करा देते हैं, किससे, एनेक्सिन 5 से। एनेक्सिन 5 को कॉन्जुगेट कराते हैं किसी भी फ्लोरोक्रोम से, और जब भी हम इसको टैग कराते हैं तो जहाँ जहाँ पे फॉस्फोडिडाइल सीरीन रहेगा वहाँ पे वो क्या करेगा, फ्लोरेसेंस देगा। तो ये हमारा आ जाएगा फ्लोरेसेंस। तो एनालिसिस विद फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, अगर वाइबल है तो यहाँ पे कुछ भी लेबलिंग नहीं होगी, क्योंकि एनेक्सिन 5 क्या करते हैं, सिर्फ जहाँ पे फॉस्फोडिडाइल सीरीन दिख रहा है वो सिर्फ उसी को जाके फ्लोरेसेंस देगा। लेकिन जहाँ पे वाइबल सेल्स है ही नहीं तो हमको वहाँ पे कोई लेबलिंग मिलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ आती है, अगर अपन को पता है कि फॉस्फोडाइल सीरीन है, मतलब फॉस्फोडाइल सीरीन है मतलब क्या है, यहाँ पे ये एपोप्टोसिस में जा रहा है, तो ये एपोप्टोसिस में जा रहा है तो एनेक्सिन 5 आराम से इसका क्या करेगा, इसको टैग कर देगा और हमको फ्लोरेसेंस शो कर देगा। लेकिन कुछ सेल्स तो ऐसे भी होते हैं ना जो नेक्रोटिक में जाते हैं, जो अंदर से नहीं मर रहे, जो बाहर की स्ट्रेस से मर रहे हैं, तो वैसी सेल्स को अपन किससे ट्रैक करते हैं, वैसी सेल्स को अपन टैग करते हैं प्रोपियम आयोडाइड से, ठीक है। तो प्रोपियम आयोडाइड से जब अपन उसको टैग करते हैं तो अपन को मिलते हैं नेक्रोटिक सेल्स, जो कि बाहर की डिस्ट्रप्शन से, वहां पे नेक्रोटिक सेल्स है मतलब जो फॉस्फोडाइल सीरीन जो अंदर है वो बाहर नहीं आया है कि वो उसको इंडिकेशन दे कि मैं मरने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जो फॉस्फोडाइल सीरीन अभी भी अंदर है, ये सिर्फ स्ट्रेस के कारण मरा है, तो ऐसी सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, नेक्रोटिक सेल्स। तो ये नेक्रोटिक सेल्स जो है वो प्रोपियम आयोडाइड के कारण दूसरा कलर देंगे,
और एपोप्टोसिस के कारण एनेक्सिन 5 जो है वो ग्रीन कलर देगा क्योंकि वहाँ पे फॉस्फेटाइलसीन प्रेजेंट है। तो क्लियर यहाँ तक? ये दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ व्हाट, एनेक्सिन 5। तो जैसे अपन देखते हैं कि न्यूक्लियस है जो कि लाइव सेल है, फॉस्फेटाइलसीन अंदर रहेगा, मतलब यहाँ पे कुछ फ्लोरेसेंस शो नहीं करेगा, नो फ्लोरेसेंस। लेकिन जैसे हमने हमारा सेल जो अर्ली एपोप्टोटिक में जाएगा तो वो फॉस्फेटाइलसीन को बाहर आ जाएगा, ये फ्लिपेज के थ्रू फॉस्फेटाइलसीन ऊपर आ जाएगा। तो इस पे क्या होगा, एनेक्सिन 5 अपन जैसे टैग करेंगे ये फ्लोरेसेंस देना शुरू कर देगा। और ये फ्लोरेसेंस कौन डिटेक्ट करेगा, फ्लो साइटोमीटर। तो फ्लो साइटोमीटर जो है इस फ्लोरेसेंस को डिटेक्ट करेगा, तो ये बताएगा कि ये एनेक्सिन 5 को इसने टैग कर दिया है, मतलब सेल्स जो है वो एपोप्टोसिस में जा रहा है, मतलब कि आपका जो ड्रग है, मतलब जो आपने करक्यूमिन दिया या फिर कोई भी कीमोथेरेपेटिक ड्रग दिया, वो कैंसर सेल को मार रहा है। मतलब आपके कैंसर सेल्स किस पे जा रहे हैं, एपोप्टोसिस पे जा रहे हैं। वरना कैंसर सेल्स मरते ही नहीं है, वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं। लेकिन हमको ऐसी मेडिसिन देनी है या ऐसा ड्रग देना है जिससे वो कैंसर सेल्स वो मर जाए और पेशेंट को कम दिक्कतें हो। तो इसके लिए हम जो भी नेचुरल ड्रग्स ले रहे हैं, कीमोथेरेपेटिक ड्रग्स ले रहे हैं, वो सब क्या करते हैं, इंड्यूस कराते हैं कि तुम प्रोग्राम सेल डेथ में जाओ ताकि इन्फ्लेमेशन ना हो। सेकेंड चीज मैंने तुमको क्या बताया था कि नेक्रोसिस है, नेक्रोसिस में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। हमको इन्फ्लेमेशन नहीं करना है वरना पेशेंट को और दिक्कतें होंगी। तो हमको सेल्स को नॉर्मली किस में ले जाना है, प्रोग्राम सेल डेथ में ले जाना है। तो प्रोग्राम सेल डेथ में ले जाने के लिए वो क्या करता है, नॉर्मली एपोप्टोसिस पे जाता है। एपोप्टोसिस में क्या होता है, फॉस्फेटाइलसीन बाहर आ गया, एनेक्सिन 5 को अपन ने टैग किया और टैग करने के बाद अपन को पता चला कि हाँ ये सेल जो है वो अर्ली एपोप्टोटिक स्टेज में। लेकिन लेट एपोप्टोटिक स्टेज में क्या होता है कि अब क्या नेक्रोसिस भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो नेक्रोसिस अगर होना स्टार्ट हो गया तो वो क्या करता है, मेम्ब्रेन के अंदर से चला जाता है और जाके न्यूक्लियस पे स्टेन करने लग जाता है। तो जिससे अपन को पता चल जाता है कि सेल जो है वो लेट एपोप्टोटिक स्टेज में चला जा गया है। और दैट टू उसने अब नेक्रोसिस भी स्टार्ट कर दी है क्योंकि डाई जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर जा चुकी है, वो न्यूक्लियस के अंदर जा चुकी है। इसलिए अपन को जब अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका, तो सपोज इस ग्राफ में मैंने यहाँ पे रख दिया एनेक्सिन 5, यहाँ पे मैंने रख दिया प्रोपियम आयोडाइड। तो अगर दोनों स्टेन नहीं कर रहे, मतलब मेरे सेल्स जो है लाइव है, मतलब यहाँ पे 0 0 है। अगर मेरे सेल्स लाइव है तो मैं यहाँ पे देख के बता सकती हूँ मेरे सेल्स लाइव है, मतलब दोनों स्टेन नहीं करेंगे, प्रोपियम आयोडाइड भी नहीं स्टेन करेंगे, एनेक्सिन 5 भी स्टेन नहीं करेंगे। ठीक है, इसका एक अच्छा पिक्चर शो करती हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अगर मैंने मैम? हाँ बोलो। मैम हमारी क्लास है 10 बजे से। ओके ओके, किसकी है? मैम रेनू मैम की। अच्छा अच्छा, ठीक है, बट यहाँ तो समझ में आया। यस मैम। तो इसको मैं कंटिन्यू करूँ, मतलब नहीं करती, फिर बाद में इसकी क्लास ले लेते हैं फिर। हेलो, यस मैम। ठीक है, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओवरव्यू दे दूँ, अगर 5 मिनट रुकोगे तो मैं ओवरव्यू दे दूँ। मैम 2 मिनट वेट करो। अगर रेनू मैम नहीं आए, रेनू मैम नहीं, हाँ मैम अगर रेनू मैम नहीं आए हो तो आप कंटिन्यू करो। रेनू मैम आ गई हैं, रेनू मैम आ गई हैं, अभी देखते हैं। ओके 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 मैम, हाँ हाँ। बट मुझे बस 5 मिनट लगेगा, सुन लो। जैसा बोलो तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, वरना फिर से मेरे को क्लास शेड्यूल करनी पड़ेगी। इट्स जस्ट 5 मिनट्स। हेलो, यस मैम। ओके मैम। ओके, जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है। तो दिस थिंग इज क्लियर नो कि ये पीआई और एनेक्सिन 5 जो है वो एपोप्टोटिक सेल्स को टैग करेगा। पीआई बेसिकली क्या करेगा, नेक्रोटिक सेल्स को डिटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे मुझे अगर पीआई और एनेक्सिन 5 दोनों नहीं दे रहे तो यहाँ पे मुझे लाइव सेल्स मिलेंगे। अगर मैं एफआईटीसी में जाऊँ तो अर्ली एपोप्टोटिक सेल्स मिलेंगे। अगर सिर्फ मैं पीआई पे जाऊँ तो मुझे नेक्रोटिक सेल्स मिलेंगे। और अगर मुझे दोनों मिल रहे हैं, पीआई और एनेक्सिन 5, मतलब मेरा सेल जो है वो लेट एपोप्टोसिस में चला गया है। ठीक है, तो ये इसकी बेसिकली समरी है कि कैसे सेल्स जा रहे हैं। ऑप्टिक्स, फ्लूइडिक्स, लेजर और इलेक्ट्रॉनिक्स से अपन को इसका ग्राफ मिलता है कि कैसे कैसे सिंगल सेल्स जो है वो पास थ्रू होते हैं और हमको एक ग्राफ जनरेट होके
हम अपन क्या करते हैं, इसका रिजल्ट का कंपाइलेशन करते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो मेथड है वो टनल ऐसे है, जब भी हमारे सेल्स पे अगर कोई भी फ्रेगमेंटेशन होता है तो फ्रेगमेंटेशन में अपन क्या करते हैं, OH को क्या करते हैं, टैग कर देते हैं, ठीक है। और टैग करने के बाद ये फ्लोरोकोम देता है, फ्लोरोसेंस देता है, और इसी फ्लोरोसेंस को अपन डिटेक्ट करते हैं तो अपन को पता चल जाता है जो हमारा सेल है वो क्या है, DNA फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट सेल साइकिल स्टडी में अपन क्या करते हैं, डापी से स्टेन कर देते हैं। जैसे मैं तुम लोग को अभी इतनी देर से स्टोरी सुना रही थी कि डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन में अगर अपन सेल्स को मारे, कैंसर सेल को, तो ये क्या करता है, एपोप्टोसिस शो करने लग जाता है। तो 100 माइक्रोमोलर में डापी का जो है फ्लोरेसेंस अपन को यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये एपोप्टोसिस सेल्स दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स जो हमारे सेल्स जो है वो एपोप्टोसिस में जा रहे हैं और हमारा ड्रग जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली डापी जो है वो किस पे बाइंड करता है, AT रिच रीजन में, क्रोमोमाइसिन GC रिच रीजन में बाइंड करता है, और इससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेल्स जो है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे है, क्लियर। अब इससे अपन को पता चलता है, एक ग्राफ जनरेट होता है, और अगर ये ग्राफ यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस बता रहा है तो यहाँ पे अपने बहुत सारे एपोप्टोटिक सेल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्राफ पीक पे जा रहा है तो इसको अपन बोलते हैं कि G0 और G1 स्टेज में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे S फेज में DNA सिंथेसिस का पता चलता है, और यहाँ पे G2M फेज में सेल्स अगर अरेस्टेड है तो वो पता चलता है। अगर मैंने कोई ड्रग डाली और ड्रग डाल के मुझे यहाँ पे बहुत सारे सेल्स मिल रहे हैं, मतलब मेरा जो सेल है वो, मेरा जो ड्रग है वो G0 या G1 फेज पे क्या कर रहा है, ड्रग को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है, टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो ये इसी पे एक क्वेश्चन था, बस दिस इज लाइक एंड ऑफ दिस स्लाइड विद सम क्वेश्चंस, ओके, ठीक है। एंड करें क्लास, हेलो, यस मैम। ओके, यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट और इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, और अगर नहीं बनेगा तो मैं तुम लोग को समझाऊंगी फिर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, और ये सारे वीडियोस मैं पोस्ट भी करूंगी यूट्यूब में, तो अगर वहां पे भी तुम लोग मेरे से पूछना चाहते हो या फिर मैम यूट्यूब का लिंक मैंने चैट में सेंड किया है, ओके मैम। ठीक है। तो वहां पे भी देख लो, तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस अगर वहां पे भी अगर कुछ समझ में नहीं आए।